हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। फिर से स्टार्ट करेंगे हम कौन सी सीरीज? जैक एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम वर्क पावर एंड एनर्जी के वीडियो बना रहे थे। वर्क पावर और एनर्जी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपको इसी के फिजिक्स के 11th फिजिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम चैप्टर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। लगभग 400 से 500 क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पे फ्री हर एक बच्चे के लिए करा दिया है। ठीक है, ये सीरीज आपकी चालू रहेगी, सारे चैप्टर कंप्लीट किए जाएंगे बिफोर योर एग्जामिनेशन। बिफोर योर एग्जामिनेशन, मैं फिर से कह रहा हूं, before your examination all chapter completed by me and other teachers। ठीक है, आपको सारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट मिलेंगे इग्नाइट क्लासेस पे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो। सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज आप जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक किया कीजिए, और जो भी आपको लगे सजेशन हो, जो भी आपको दिक्कत हो, आपको अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको नहीं पसंद आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज कमेंट किया करो, शेयर किया करो, और एजुकेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्प्रेड किया करो। ठीक, रील देखने से अच्छा है, रील शेयर करने से अच्छा है एजुकेशन को शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। कहाँ पर थे हम थे इस क्वेश्चन पे जो हमने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया होगा। जो बच्चे मुझे ये लास्ट वाला वीडियो देखे होंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का, वो ये जानते हैं कि ये वाला सर ने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। क्या दिया है होमवर्क क्वेश्चन में? टू बॉडी ऑफ मास, दो बॉडी हैं जिनका मास, तो गिवन डाटा में क्या है? गिवन डाटा में क्या है? दो बॉडी हैं, एक का m1 मास है 2 kg, एक का m2 मास है 32 kg, have equal kinetic energy। kinetic energy equal है, it means kinetic energy of one is equal to kinetic energy of टू। मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। दो बॉडी हैं जिनकी मास अलग अलग है बट उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, व्हाट इज देयर रेशियो ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का रेशियो। सर अगर मैं रिलेशन की बात करूं, हालांकि मैंने सब कुछ पढ़ाया है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अभी नहीं जानते हैं, तो वो देख ले मोमेंटम। मोमेंटम को बच्चों पी से डिनोट किया जाता है। पी इज इक्वल टू होता है mv, और काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर। इट मींस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम का स्क्वायर और वी का स्क्वायर। अगर मैं इसमें मास से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? मास से डिवाइड कर दूं दोनों तरह, तो ये कट जाएगा। तो आपका पी स्क्वायर बाई एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर। ठीक है, एम वी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1/2 की कमी है, तो यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर। अब देखिए इसको घूरिए, इसको ना ध्यान से घूरिए, ये क्या आया? पी स्क्वायर अपॉन में 2m इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर। और ध्यान से जब आप देखेंगे तो ये कुछ नहीं, ये जो वैल्यू है ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि K इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है? 2m। ये आपको याद रखना है। मैं फिर से डेरिवेट करके दिखा दिया। काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू बच्चा होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। मैं फिर से आपको डेरिवेट करके दिखा दिया। ठीक, आपको ये याद रखना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि K1 और K2 सेम है। यानी कि K1 और K2 अगर मैं बात करूं कि K1
इज इक्वल टू K2 है, K2 है। तो आपको पता है कि K1 इज इक्वल टू वॉट, K1 इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर अपॉन में 2m M1, और K2 इज इक्वल टू क्या आएगा, P2 का स्क्वायर अपॉन में 2m, क्योंकि अभी हमने डेरिवेट किया था कि K इज इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर अपॉन में 2m। ये हमने अभी डेरिवेट किया था, बस यूज लिख देना है। तो सर K1 इज इक्वल टू K2 है, तो K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K2 का स्क्वायर होगा। भाई जब दो वैल्यू सेम है तो उनका स्क्वायर भी तो सेम होगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं K का स्क्वायर, या हम स्क्वायर भी नहीं यूज करें तो भी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए K अगर हम बराबर है, इट मींस ये वाली वैल्यू दोनों की क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो कह सकते हैं कि P1 का स्क्वायर अपॉन में 2m1 इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर अपॉन में 2m2। तो ये 2 से 2 गया। अब हमारे पास बचा क्या, P1 का स्क्वायर अपॉन में M1 इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर अपॉन में M2। आप चाहें तो इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रख कर सकते हैं, कब, जब K1 इज इक्वल टू क्या हो, K2 हो। तो ये आता है सर P1 अपॉन में P2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 अपॉन में M2। क्या कर दिया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस क्रॉस कर दिया, P को P के टर्म में ला दिया, Q को Q के टर्म में ला दिया। अब हमसे पूछ, M1 दिया है 2 kg, M2 दिया है 32 kg, तो ये कितना हो जाएगा 1/16। तो यानी कि P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/16 इसका होल स्क्वायर का। तो P1/P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा 1/4। तो ये आपका आंसर हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैंने एक एक डेरिवेशन को, एक एक लाइन को इजीली आपको रखा है, सारे से रखे हैं, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, बट क्वेश्चन बड़ा नहीं है। जब आपको ये चीज आपको पता रहेगी तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इसका आएगा सी। आंसर क्या आएगा आपका, सी आंसर आएगा। कुछ बच्चों ने अच्छा किया भी है। सारे बच्चे प्लीज अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन को ऐड करो, ठीक है, सारे क्वेश्चन को ऐड करो और इसके सॉल्यूशन को भी ऐड करो। जो कॉन्सेप्ट आपको पता है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आप भूल रहे हैं, जो आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो ज़रूर लिखें। ठीक, फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ। द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिट कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या है, द स्प्रिंग ऑफ, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दी गई है। स्प्रिंग कांस्टेंट के इज 800 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट है ये। एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन दिया है, मतलब इनिशियल एक्सटेंशन दिया है 5 सेंटीमीटर का। द वर्क डन इन द एक्सटेंडिंग इन फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, मतलब वर्क डन आपसे पूछ रहा है, वर्क डन आपसे पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, जब एक्स नॉट 5 सेंटीमीटर से कितना हो जाए, 15 सेंटीमीटर पहुंच जाए। समझो, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, एनालाइज करेंगे धीरे से। देखो, मान लो एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है, ये है स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ, लेकिन अभी कह रहा है कि द स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, द एक्सटेंशन, ये एक्सटेंड की गई है, ये एक्सटेंड ऑलरेडी किया हुआ है। तो जो एक्सटेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का है। कितना है, 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक। अब जो है इसको क्या किया जा रहा है, अब इसको खींच के और बड़ा किया जा रहा है, अब इसको खींच के और बड़ा कर दिया जा रहा है।
और वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुंचा दी जा रही है, यहाँ तक पहुंचा दी है। और ये वैल्यू है 15 सेंटीमीटर की। यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ तो था, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही किया हुआ था। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ किया गया, इतना में किया गया वर्क डन पूछ रहा है, किया गया वर्क डन पूछ रहा है। आप ये डायग्राम को अच्छे से समझे। स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ ये थी, लेकिन इनिशियली खींच के यहाँ तक रखा गया है, 5 सेंटीमीटर खींच के रखा हुआ है, मतलब इनिशियल उसका लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। लेकिन अब उसको खींच के कितना कर दिया गया, 15 सेंटीमीटर का कर दिया गया, मतलब एक्सटेंशन टोटल कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर का। तो वर्क डन पूछा है। तो बेटा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आपको पता है वर्क डन एनर्जी स्प्रिंग के केस में क्या होती है, 1/2 के एक्स का स्क्वायर होती है। लेकिन यहाँ पे 1 से 2 है, यानी कि एक्स फाइनल माइनस 1/2 के एक्स इनिशियल का स्क्वायर या एक्स नॉट का स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ पे एक्स फाइनल की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और एक्स इनिशियल यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। के की वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो 1/2 के को कॉमन ले लो, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं। अभी तक में कोई भी चीज हो तो देख लो, फिर से मैं बता रहा हूँ। स्प्रिंग है जिसकी एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर है, अब 5 सेंटीमीटर से उसको खींच के 15 सेंटीमीटर एक्सटेंशन कर दिया गया, तो वर्क डन। तो वर्क डन का स्प्रिंग में फॉर्मूला क्या आता है, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो सर ये 1/2 इंटू में 800 कितना आएगा, 800 इंटू में 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। और सर ये तो सेंटीमीटर में था, यानी कि 10 की पावर -2 का भी होल स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 400, और ये इसका स्क्वायर होगा तो 225, ये होगा तो 25, और ये होगा तो 10 की पावर -4। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या आएगी, कि ये 400, इसको 225 में से 25 गया तो 200 इंटू में 400 इंटू में 10 की पावर -4। तो आप देख सकते हैं -4, 2 जीरो, और ये 2 जीरो -4 को कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 8 जूल। वर्क डन कितना आया बच्चा, 8 जूल आंसर आएगा। आप इस क्वेश्चन को घर पर एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार, कितने टाइम, 2-3 टाइम्स तो आपको इस क्वेश्चन को घर पे लगाना ही है। आंसर क्या आएगा, 8 जूल। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है सर, एनर्जी की यूनिट की अगर हम बात करें, एनर्जी की यूनिट तो सबसे पहले तो आता है जूल, फिर आता है न्यूटन मीटर, फिर आता है न्यूटन मीटर, फिर आता है कैलोरी, फिर आता है इलेक्ट्रिक वोल्ट, आई थिंक कैलोरी हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, जूल हो गया, इलेक्ट्रिक वोल्ट हो गया। हाँ अगर उसमें देखेंगे तो डाइन भी, अर्ग भी आता है, अर्ग भी आता है, ये सीजीएस यूनिट है, ये सीजीएस है, ठीक। तो ये जो है एनर्जी के यूनिट हैं। किलोवाट पावर का होता है, किलोवाट किसका होता है, पावर का, किलोवाट किसका है, ये पावर का, तो ये एनर्जी का नहीं है, तो आंसर आपका बी। क्यों, क्योंकि आपसे नॉट पूछा है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। आपको एक एक क्वेश्चन को अपनी नोट्स में अच्छे से लिखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बिफोर योर एग्जाम, ठीक है। सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी चैप्टर में कुछ भी दिक्कत ना हो।
अगर किसी बच्चे को किसी चैप्टर में दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उसकी जो है कमेंट के हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपको मेरी बात सारी समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, चलो। जूल इज द यूनिट, सर अभी मैं बताया जूल किसका यूनिट होता है। जूल जो है किसका यूनिट है सर, एनर्जी का। सर और किसी का भी ये यूनिट हो सकता है क्या? हाँ सर, वर्क का भी हो सकता है सर, ये हीट का भी हो सकता है। तो इन तीनों का कई ऑप्शन है, तो देख लो वर्क एंड एनर्जी ये रहा, तो आंसर आपका ये। Two body of the mass 1 kg and the 2 kg equal momentum, then the ratio of kinetic energy। अभी मैंने बताया कि kinetic energy क्या होती है, p स्क्वायर बाई 2m। इसके पहले वाले में ही मैंने डेरिवेट किया, तो मैं दोबारा डेरिवेट नहीं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, अब कह रहा है दो मास हैं, एक है m1 1 kg का, m2 2 kg का। अब कह रहा है इक्वल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम p1 इज इक्वल टू p2 है, P1 इज इक्वल टू P2 है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला कह रहा है K इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर अपॉन में 2m। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई K इंटू में 2m, यानी कि P इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 2km होगा। आप ये ध्यान देख सकते हैं। चलिए, अब दिया है कि P1 इज इक्वल टू P2 है, तो सर जब P1 इज इक्वल टू P2 होगा तो P1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर भी तो होगा। तो हम ये अंडर रूट क्यों खेले, P का स्क्वायर किसके बराबर है, 2km से, यानी कि 2k1 m1 इज इक्वल टू 2k2 m2 हम लिख सकते हैं। सर बहुत बढ़िया लिखे हैं आप, टू टू को हटा दिया जाए, यानी कि k1 m1 इज इक्वल टू k2 m2। ये आप चाहें तो डायरेक्ट अपनी नोट्स में शॉर्ट में कर सकते हैं याद। कब होगा ये, जब P1 और P2 दोनों आपस में बराबर हो, तो k1 m1 इज इक्वल टू k2 m2 आएगा। जब दो बॉडी के मोमेंटम सेम होंगे, जब दो बॉडी के मोमेंटम सेम होंगे, तो उनका मास इनटू काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा या फिर सेम रहेगा। आप ये देख सकते हैं क्या, k1 m1 ये k1 m1 इज इक्वल टू k2 m2, ये आप देख सकते हैं। और ये कब होता है, जब P1 और P2 बराबर हों। ये आप अपनी नोट्स में ज़रूर ऐड करें, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर k1 अपॉन में k2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 अपॉन में m1। तो सर क्वेश्चन के हिसाब से k1 बाई k2, m1 कितना दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, तो m2 2 दिया है और यहाँ 1 दिया है। तो k1 बाई k2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k1 अपॉन में k2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/1 आएगी। आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आ चुका है। ये चीज़ आपको नोट्स में अपने ऐड करनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा बी। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ द मास 1 kg एंड द मोमेंटम इज 4 न्यूटन सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है, दिया है आपके पास मास कितना दिया है, 1 kg दिया है आपके पास मोमेंटम 4 न्यूटन सेकेंड दिया है। तो सर आपने अभी फॉर्मूला देखा, के इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो p की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में मास की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 16 बटे में 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा 8। तो काइनेटिक एनर्जी कितने आ गए,
8 जूल। कितनी आ गई? 8 जूल। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने बनाया था। इस क्वेश्चन इजी होते हैं बट आपको ये याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये याद होना चाहिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने डेरिवेट किया तो थोड़ा सा वो लंबा गया, नहीं तो बिना अगर आपको डायरेक्ट याद है तो डेरिवेशन तो लंबा होता नहीं है। आप देख सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पानी खत्म हो गया है भाई। द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक में दो चीज कंजर्व रहती है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा मोमेंटम यानी कि पी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों के दोनों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहेंगे। मतलब जो कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी थी, आफ्टर कोलिजन भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। और जो कोलिजन के पहले, टक्कर से पहले मोमेंटम था सिस्टम का, वही मोमेंटम टक्कर के बाद भी बना रहेगा। ये है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की बात। यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे इलास्टिक वर्ड यूज है। तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। ये है ऑप्शन बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। सर, वर्क इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू में डीएस। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, और जो इंटीग्रेशन होता है वो नथिंग बट एरिया होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होगा वो वर्क डन को शो करेगा बच्चा। किसको शो करेगा? वर्क डन को शो करेगा। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक। अब देखिए यहाँ पे है इन इलास्टिक, इस वर्ड में ध्यान दीजिए, वहां पर इलास्टिक था। सर, इस टाइप के कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा या फिर कंजर्व रहेगा। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब टक्कर से पहले जितना सिस्टम का मोमेंटम था वही टक्कर के बाद मोमेंटम रहेगा, बट एनर्जी जो है बदल जाएगी। एनर्जी में कुछ बदलाव होगा। समझ में आई बात? तो ओनली मोमेंटम कंजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। द वर्क डन इज द राइजिंग ऑफ द मास 1 kg ऑफ द ग्राउंड। सर, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी। चेंज ऑफ एनर्जी। सर, वो एनर्जी कैसी? किसी भी प्रकार की एनर्जी हो भैया। तो यहाँ पे ग्राउंड से टेबल पे जा रहा है, यानी कि कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सर समझो, यहाँ पर एक बॉक्स था, उसको इस टेबल पर रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया? यहाँ से यहाँ इस टेबल पे वो आ गया। तो उसने हाइट कितनी कवर की? एच हाइट। कितनी कवर की? एट हाइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी एच। मास कितना है भैया? 1 जी की वैल्यू 9.8। एच दिया है क्या? एच भी 1 दिया है। तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? 9.8 जूल। क्या आएगा? कहाँ है भैया? ए ऑप्शन ले लो। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। नोट्स में सारे क्वेश्चन को जरूर ऐड करें, आपके एग्जाम में काम आएगा। कुछ बच्चे शुरू में बहुत अच्छा से पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि एग्जाम का डेट का पता लिख ठिकाना नहीं है, वो पढ़ना छोड़ दिए हैं। बेटा ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अभी कल गवर्नमेंट नोटिस निकाल ले और क्या पता होली के बाद मंडे को आपका पेपर हो जाए। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करें, पढ़ना स्टार्ट रखें। ठीक? तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, पढ़ना स्टार्ट रखें। द रेट ऑफ डन डूइंग वर्क इज कॉल्ड।
अच्छा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सर इसी को तो पावर कहते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में क्या, टाइम। आंसर क्या आएगा, पावर। फॉर्मूला है, कुछ खास नहीं है। The particle of the mass moving the velocity v collide perfectly in elastic with the stationary particle of mass 2m. The speed of the system after collision. सर इसका एक ऑप्शन गलत है, ये v/3 होगा। समझो, ध्यान से समझेंगे। एक सिस्टम है आफ्टर कोलिजन, इधर हम बात करेंगे इस फेस में बिफोर कोलिजन बात करेंगे। पहले तो बिफोर होगा ना भैया, पहले होगा भाई साहब बिफोर कोलिजन, फिर उसके बाद भैया होगा आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो बिफोर कोलिजन में जो मास एम है वो कितने वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी से, और जो 2m है उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो मोमेंटम पहले क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू में v प्लस 2m इंटू में 0। तो पहला मोमेंटम आप बिफोर यानी कि b लिख दें, तो ये क्या हो गया, m इंटू वी हो गया। अब कोलिजन के बाद भी भाई साहब सेम क्या रहेगा, सेम मोमेंटम रहेगा, सेम मोमेंटम रहेगा। तो जब सेम मोमेंटम रहेगा तो टोटल मास कितना होगा आफ्टर कोलिजन, टोटल मास m प्लस 2m इट टू 3m। सिस्टम का पूछा है, एक एक का अलग अलग नहीं पूछा है, अलग अलग भी पूछ सकता है, सिस्टम का भी पूछ सकता है। यहाँ पे सिस्टम का पूछा है तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। अगर m इसका छोटे m मास वाले का चेंज हो रहा है, 2m का भी चेंज हो रहा है, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम नहीं चेंज होगा। तो भाई साहब सिस्टम का टोटल मास, ये मास ऑफ सिस्टम है, 3m क्या है, मास ऑफ सिस्टम है। ठीक, तो जो मोमेंटम रहेगा वो आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन सेम रहेगा। इट मींस आफ्टर कोलिजन के बाद सिस्टम का मास 3m है और बिफोर कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना है, m इंटू वी। तो m से m कट जाएगा यहाँ पे, सॉरी 3m, और यहाँ पे v फाइनल। तो v फाइनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v/3। आंसर आप देख सकते हैं, देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखें आप। इसमें एक एक पार्टिकल का अलग अलग कोलिजन, अगर मोमेंटम पूछेगा या वेलोसिटी पूछेगी तो क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन सिस्टम का पूछ रहा है यानी कि सिस्टम का क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक, चलिए फटाफट देख लीजिए आप लोग। What will be the kinetic energy of the body when the velocity is half? सर बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं कि पहले वेलोसिटी v1 थी, अब वेलोसिटी v1 जो है v थी और v2 जो है वो v/2 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो k2/k1 इज इक्वल टू क्या, v2/v1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा तो मास कट जाएगा। तो क्या होगा सर, v2 v/2 अपॉन में v का होल स्क्वायर, v से v चला गया तो k2 इज इक्वल टू कितना, k1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। If the momentum of body increase 100%, then the percentage increase in the kinetic energy। समझो, k इज इक्वल टू, अभी मैंने प्रूफ किया p स्क्वायर अपॉन में 2m।
अब मोमेंटम 100% इंक्रीज हो रहा है। इट मीन समझो, पहले मोमेंटम था मान लो p था, अब मोमेंटम जो है इंक्रीज हो गया, p2 जो है वो p प्लस 100% ऑफ p। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 100% मतलब एक का 100 कितना होगा, एक, या 100 का 100 100, तो ये कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। यानी कि लास्ट में मोमेंटम क्या हो गया, डबल हो गया। क्या हो गया, डबल हो गया। तो आपको पता है k2 अपॉन में k1 इज इक्वल टू p2 अपॉन में p1 का स्क्वायर। p2 हमारा कितना आया 2p, p1 हमारा कितना है 1p, तो स्क्वायर, तो ये p से p कट जाएगा, बचेगा क्या k2/k1 इज इक्वल टू 4। क्या बचा, 4 बचा। 4 गुना हो जाएगा, लेकिन 4 गुना नहीं पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज। मान लो कि K1 पहले था क्या 100 था, ठीक 100 था, और K2 कितना हो जाएगा 4 इंटू में K1 हो जाएगा, यानी कि K2 कितना हो गया 400 हो गया। तो बढ़ा कितना सर 100 से 300, यानी कि बढ़ोतरी कितनी हुई K2 - K1 अपॉन में K1 कितना आएगा 300% आएगा। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, अरे 400 और 100 में अंतर कितने का है 300 का, तो वृद्धि कितने की हो गई 300% की। वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही आता है, इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही आता है, आप लोग जरूर करके जाएं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड, अरे यार अभी तो बताया, कितनी बार बता चुके हैं, कितनी बार बता चुके हैं, कितनी बार बता चुके हैं। ये पहले वाले का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़े होंगे, उस इस टाइप के क्वेश्चन मैंने भरपूर कराए हैं, खूब कराए हैं, ठीक। वो बच्चे तो इस क्वेश्चन के मास्टर हो गए हैं। द क्रेन लिफ्ट 100 kg, वेट इतना, हाइट इतना है, सेकंड इतना लग रहा है, तो पावर आपको मैंने बताया बच्चा, देखो पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू होता, अरे यार पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में क्या, टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम। सर वर्क डन, और आपको ये भी पता है कि जो वर्क डन है वो चेंज ऑफ एनर्जी है, चेंज ऑफ एनर्जी है। तो पहले तो आपको वर्क डन में एनर्जी निकालनी होगी, तो एनर्जी क्या है यहाँ पे, अरे सर पोटेंशियल एनर्जी है, तो mgh के बराबर कर लो वर्क डन को। तो WD इज इक्वल टू, मास कितना है 100 kg है, h जो है 10, और g की वैल्यू भी अगर आप देखें डाटा तो सब 10 के हिसाब से है, तो ये 10 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 100, 100 गुणे 100 यानी कि 10,000। कितना आ गया 10,000 जूल आ गया, 10,000 जूल हो गया ये वर्क डन। लेकिन पावर हमसे पूछा है, हमसे तो पावर पूछा है, तो 10,000 अपॉन में टाइम, टाइम कितना लग रहा है सर, टाइम तो सर 40 सेकंड। अच्छा क्वेश्चन में जी की वैल्यू दी गई है 40 सेकंड, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 1000/4 क्या बचा 1000/4, इट मीन्स 250, कितना बचा 250 वॉट, 250 वॉट। क्या आंसर आएगा 250 वॉट जो है पावर जो है खर्च हुई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। The ball of the mass m collide with the wall with the speed of the v, then the work done by the wall. सर चेंज ऑफ काइनेटिक, देखो जब दीवार से कोई बॉल टकरा रही है, टकराने के बाद वो वापस जाएगी, अगर उसकी इधर की वेलोसिटी और इधर की वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v2 है, तो चेंज क्या, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है 0। तो चेंज ऑफ एनर्जी इस मीन्स वर्क डन, तो वर्क डन में क्या आएगा 0 आएगा, आंसर बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दें। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके कारण एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब जितना इनपुट उतना आउटपुट होना चाहिए। तो सर मैग्नेटिक कंजर्वेटिव है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव है, बट फ्रिक्शन जो है कंजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण हीट लॉस होता है। ठीक, तो आंसर आपका आ जाएगा ए। आंसर क्या आएगा? ए। इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, ध्यान दें। द मास ऑफ 2 kg, वेलोसिटी इतना है, सर्टेन स्टैंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? सर वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म निकाल लिए, वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि v इजकल टू 5। v मिल गया, मास आपको दिया ही है 2 kg सर, तो काइनेटिक एनर्जी इजकल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो यहाँ 1/2 इंटू में 2, ये kg है भैया, और ये 5 का स्क्वायर 25, ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इजकल टू 25 जूल। बहुत ही आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम ओरिएंटेड से। ठीक, तो फटाफट देख लीजिए, समझ लीजिए, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, उसको आपको कमेंट करना है, हम सब आपके साथ हैं। आपको जो भी डाउट हो वो प्लीज कमेंट किया करें, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज कीप स्टडी। शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका जो भी आप मुझे समझते हैं, फ्रेंड समझिए, टीचर समझिए, मेंटर समझिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है। पूरी इग्नाइट क्लास की टीम आपके साथ है। आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हाँ, अगर कोई बच्चा रांची में आके अच्छे से ऑफलाइन या कोई भी शहर में जाके आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, 12th की तैयारी को और अच्छे से अच्छा, या फाउंडेशन बैच भी करना चाहते हैं जेई नीट से रिलेटेड, तो आप इग्नाइट क्लासेस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ ऑफलाइन बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपको मिलेंगे, पढ़ाएंगे। मैं खुद जेई और नीट की भी प्रिपरेशन यहाँ पे फाउंडेशन बैच में कराता हूँ, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी अगर तैयारी करने को, अपनी कैरियर को सोच रहे हो, तो प्लीज़ वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आपको सारा एड्रेस, डिटेल, फ़ोन नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।